स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही मेरी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म करते हैं बेटा मैसेज करके कि आवाज़ आ रही है। ओके, सो आज हमारी फर्स्ट क्लास है SSTU की। मुझे बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि ग्रेड 16 वाले हैं? अभी होने वाले हैं, लेकिन तैयारी वाले जो है अभी साथ खड़ा कर रहे हो यार। खैर, और 14 वाले कौन कौन से हैं? दोनों टेस्ट दे रहे हो? ओके, ऑनलाइन कितने बेटा ऐसे हैं जो कि ग्रेड 16 वाले? ऑनलाइन वालों आवाज़ आ रही है बेटा? ऑनलाइन वाले शुरू से लिफ्ट नहीं कराते हैं, पता नहीं क्यों। सीए के अंदर भी ऐसे ही मसला है, ऑनलाइन वाले कोई वो टीचर को लिफ्ट नहीं कराते, पता नहीं बाकियों की क्या सूरत हाल है, लेकिन आ रही है। ओके चलो खैर, एनीवेज सो आज की हमारी एक इंट्रोडक्टरी क्लास है ताकि आप लोग मुझे पहचान लें, मैं आपको पहचान लूँ, ठीक है ना, और फिर सिलेबस हम ऑफिशियली स्टार्ट कर सकें। अच्छा, सिलेबस के बारे में ये है कि अब तक इसका जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव सिलेबस नहीं आया डिस्क्रिप्टिव सिलेबस आ गया है। जैसे उन्होंने कोर्स की बाइफर्केशन दी है कि कितने MCQs कौन से एरिया से टेस्ट होंगे, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं दी है कि उसमें एक्चुअल क्या पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आज उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और फिर आप लोगों की फरमाइश के ऊपर ही एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो आप बोलेंगे वही टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, चूँकि ग्रेड 16 की आवाम ज़्यादा है और आपको पता है ग्रेड 16 के अंदर हमने जो है वो अकाउंटिंग का पेपर भी देना है। अच्छा, मैथ्स के एरिया में क्या होता है, क्योंकि मैं दोनों एरियाज डील करूँगा, मैथ्स का भी अकाउंटिंग का भी। तो मैथ्स के एरिया में क्या होता है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले मैथ्स पढ़ी होती है, तो आपको नो हाउ होती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी ही नहीं है। जाहिर सी बात है, जो साइंस का बैकग्राउंड वाला है या जो मेडिकल का बैकग्राउंड वाला है, उससे अकाउंटिंग तो पढ़ी नहीं है। अब अकाउंटिंग उसके लिए एक फोबिया बन जाता है कि नहीं यार ये, और अकाउंटिंग में है भी अच्छे खासे MCQs। तो आप लोगों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी ही नहीं है? सबने पढ़ी हुई है? आपने नहीं पढ़ी हुई, ओके। और ऑनलाइन बेटा कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी ही नहीं है? हमने तो पढ़ी ही नहीं, ओके। चलो खैर, तो इस गैप को भी हमने फिल करना है, क्योंकि जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी है उनको उसके हिसाब से लेके चलना, जिन्होंने नहीं पढ़ी तो उनको भी बिल्कुल बेसिक से लेके हमने पास आना है अपने पास। ऑनलाइन काफ़ी बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ी, ओके। सो देखो, सबसे पहले अगर मैं अपना एक छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को दूँ, वैसे तो कोई मैंने ज़िंदगी में तीर मारे नहीं है, थोड़े बहुत मारे तो मैंने यहाँ लिख दिए। जिसमें सबसे पहले कि आई एम क्वालिफाइड MBA इन फाइनेंस। इसके अलावा CA जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी होती है उसका मैं फाइनलिस्ट भी हूँ। इसके साथ साथ मैंने अपना जो बैचलर्स है वो 2016 में कवर किया था, ठीक है ना, कंप्लीट किया था। 3 सर्टिफिकेशन मेरे पास है। एक सर्टिफिकेट इन टैक्सेशन मेरे पास है, टैक्सेशन तो आप लोग सब समझते ही हैं। एक सर्टिफिकेशन इन IFRS भी है। अब किसी को पता है IFRS क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए, अकाउंटिंग जो होती है ना वो कुछ रूल्स के हिसाब से होती है, ठीक है। उन रूल्स में एक आता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS, एक आते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS, ठीक है, जो कि पूरे दुनिया में वही स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे होते हैं, ठीक है ना। आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर जो ISB जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, उसने जो रूल्स बनाए हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS, इसके हिसाब से पूरी दुनिया में सेम अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग जो है ना हर फर्म टू हर कंपनी टू कंपनी डिफरेंट नहीं होती, सेम ही चीज़ होती है, क्योंकि रूल्स वो ये वाले फॉलो कर रहे थे जो कि ISB ने बनाया अपने पास। तो उसके पास ही मेरे पास उसकी सर्टिफिकेशन है और एक फाइनेंस लिटरेसी प्रोग्राम है जो कि कुछ सालों पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कंडक्ट किया था। आई होप, पता नहीं अब करते ही नहीं करते मुझे, लेकिन उस टाइम के ऊपर भी किया था 2020 में आई गेस, तो मैंने उस टाइम पे ही किया था प्रोग्राम। अच्छा, अगर मैं अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो CA के अंदर तो कोई पिछले 6-7 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं और ऑलमोस्ट मैंने कोई 7 से 8 हज़ार के करीब बच्चे CA के अंदर पढ़ाए हैं अब तक, ठीक है ना। जिसमें कुछ तो क्वालिफाई भी हो गए, कुछ क्वालिफाई होने के फाइनल फेज़ के अंदर हैं और कुछ बेचारे जो है वो झूल रहे हैं ज़िंदगी और मौत के बीच में, ठीक है ना।
इसके अलावा CSS आप सब लोगों ने सुना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बच्चा 16 ग्रेड के लिए प्रिपेयर करता है वो तकरीबन सारे के सारे बच्चे जो है वो CSS की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो CSS के अंदर एक आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर आता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, उसके अंदर जनरल एबिलिटी वाला पोर्शन मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर आएगा स्टैटिस्टिक्स का एरिया, वो वाला एरिया ये पढ़ाता हूँ। इनफैक्ट अगर कभी अकाउंटिंग पढ़ाने का मौका मिला, चूँकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसमें बहुत कम बच्चा होता है, मिनिमम स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं वो कोर्सेज। तो अगर अकाउंटिंग पढ़ाने का मौका मिला तो वो भी कभी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होगा, जो भी STT सॉल्यूशन प्रिपेयर करवाता है, तो उनके अंदर भी मैथ्स और अकाउंटिंग वाला जो भी एरिया होगा वो मैं ही कवर करवाया करूँगा, ठीक है ना। अब बात आ जाती है अपने पास सिलेबस बाइफरकेशन में। अब देखिए सिलेबस बाइफरकेशन की बात जो ये है कि जो 16 ग्रेड का है उसमें टोटल 100 MCQs हैं आप लोगों के पास। आप सबको पता है 25 MCQs जो हैं वो इंग्लिश पोर्शन से और 25 MCQs 75 MCQs जनरल सेक्शन के, जिसमें से जो मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग वाला एरिया है 25 MCQs वो हैं, और अकाउंटिंग के 20 MCQs, मतलब टोटल 45% एरिया मैं कवर करूँगा। और चाहिए ही आपको 50% एरिया, तो मतलब अगर नंबर्स आपके अच्छे हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर से हाथ मारा आपका पेपर बाहर हो जाएगा। चाहिए 50% ना पास होने के लिए, तो 50 पे 60 पे 50 पे पासिंग है। 50 किए थे, 50 अबव पे है, 60 अबव के ऊपर है। चलो अगर 60 अबव के ऊपर भी है तो 45 का एरिया तो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। फिर मतलब बाकी एरिया से आपने 15% मार्क्स ही सिक्योर करने होंगे ताकि आपका एग्ज़ाम आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। IT वगैरह के लिहाज से जो है वो इकोनॉमिक्स के लिहाज से मैं इस बात कर चुकी हैं। IT जो है वो सब तारीख कवर करेंगे, उसमें बेसिक लेवल की चीज़ें MS ऑफिस वगैरह, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अगर हम 14 ग्रेड के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 14 ग्रेड के ऊपर हैं, तो उसमें अकाउंटिंग वाला एरिया हमारे पास नहीं है। ये बचत हो गई है थोड़ी सी, क्योंकि अकाउंटिंग का एरिया काफ़ी टेक्निकल भी है और काफ़ी इजी भी है। दोनों एरियाज है अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है ना। टेक्निकल वाला एरिया भी दिया हुआ है और इजी वाला एरिया भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक और उसने एक बला से इंट्रोड्यूस करा दिया है जिसका नाम है जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज भी अगेन एक समंदर है, जितना आप उसके अंदर जाते रहें वो उतना ही एक्सपेंड होता रहता है, कुछ कोई उसकी लिमिट नहीं है। जनरल नॉलेज एक वाहिद चीज़ है। चलो अकाउंटिंग में भी हमारे पास लिमिट होती है ना भाई, कि इनकम स्टेटमेंट तक आना है, बैलेंस शीट तक आना है, कैश फ्लो तक आना है। लेकिन जनरल नॉलेज एक ऐसा समंदर है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि किस एक्सटेंट तक हमने कवर करना, तो वहाँ पे सिलेबस बड़ा ब्रॉड हो जाता है। तो टोटल यहाँ पर भी 100 MCQs ही पूछे जाएंगे और वही पासिंग क्राइटेरिया है। और लेकिन यहाँ पर 25-25 का सारे MCQs का एरिया आप लोगों को गिवन दिया हुआ है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग वाले एरिया के ऊपर कि सर अकाउंटिंग में कौन कौन सी सिलेबस है जो कि हमने कवर करना है। मैंने कहा था इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक आप लोगों के पास आ रहा होगा, और उसमें कुछ मैं पॉइंट आउट करता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों नहीं आ रहा भाई है? आया टिक मार्क आया? नहीं आया, थोड़ा सा और थिक करना पड़ेगा उसमें। ओके, एक तो अकाउंटिंग की बेसिक डेफिनेशन है, बिल्कुल बच्चों वाला काम है, लेकिन ये बच्चों वाला काम उसके लिए है जिसने नहीं पढ़ा, ठीक है ना। अकाउंटिंग के यूजेज क्या क्या होते हैं, अकाउंटिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग की जाती है। जैसे अगर मैं पूछूं कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है मुझे बताएं कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ऐसी जनरल नॉलेज पूछना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, ताकि मैं क्लास को उसी हिसाब से लेके चलूँगा। अकाउंटिंग के कितने बेसिस होते हैं भाई? वो नहीं पूछ रहा वो नहीं पूछा, वो तो अकाउंटिंग के एलिमेंट्स हैं, वो तो 5 है अकाउंटिंग के एलिमेंट्स। अकाउंटिंग के बेसिस पूछ रहा हूँ कि अकाउंटिंग की जो रिकॉर्डिंग होती है वो किस बेसिस के ऊपर होती है। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट तो रूल्स है हमारे पास हाँ भाई, तुम बताओ, तुमने तो दिया हुआ पेपर है। मैं कह रहा हूं अकाउंटिंग की जो रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं
पता है? बताइए। वो तो अकाउंटिंग के एलिमेंट्स हैं। क्या गला बड़ा अजीब ही हो गया भाई। आजकल पता नहीं कौन सा वायरल इन्फेक्शन चल रहा है। थोड़ी देर पहले गला सही होता है, अभी 2 क्लासेस लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल सही था। हाँ, उजैर ने बिल्कुल सही बताया और तलहा अहमद ने बिल्कुल सही बताया है कि अकाउंटिंग की 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है हमारे पास। एक होती है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक होती है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है अपने पास, ठीक है ना। चाहे तो जो लोग नोट करना चाह रहे हैं वो नोट कर ले अपने पास। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टोटल मेमन अप्रोच है, बस मतलब कोई मेमन तो नहीं है हमारी क्लास में, है ये है, मिल गया एक बंदा। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहती है कि एक्सपेंस हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब पे किए जाएंगे। एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज पेड। आप नोट करो कि एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज पेड इररिस्पेक्टिव दैट वी हैव टेकन बेनिफिट फ्रॉम इट और नॉट। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर एक्सपेंस कब रिकॉर्ड किया जाता है कि जब पे किया जाता है इररिस्पेक्टिव कि हमने वो बेनिफिट लिए हैं या नहीं लिए, ठीक है। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर रेवेन्यू कब रिकॉर्ड किया जाता है? व्हेन इट इज रिसीव्ड इररिस्पेक्टिव दैट वी हैव अर्नड इट और नॉट। इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन वी हैव रिसीव्ड irrespective that we have earned it or not। अब सही ये बात तो गलत हो गई। गलत किस सेंस में हो गई कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को ये पता है जो अकाउंटिंग के बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ, आपका मसला नहीं है, आपको तो देखते हैं कि आपको ये पता है कि अकाउंटिंग के 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एसेट और एक्सपेंस, जो दोनों डेबिट साइड से इंक्रीज होते हैं और क्रेडिट साइड से डिक्रीज होते हैं। ऐसा पता ही नहीं पता? एक्सपेंस और एसेट में क्या फर्क है? एक्सपेंस और एसेट में एक बारीक सी लकीर का फर्क है, बस, और कोई फर्क नहीं है। एक्सपेंस और एसेट एक बारीक सी लकीर का फर्क है और कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्कुल बेसिक सी एग्जाम्पल लेता हूँ। ये आपके सामने चाय का कप नजर आ रहा है ना, ये देखो पूरा भरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए का मंगाया है। अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलती है कि आपने 100 रुपए इसके पैसे दे दिए। मैंने कहा दे दिए। आपका एक्सपेंस हो गया। मैंने कहा एक्सपेंस कैसे हुआ? भाई मैंने अभी इसके बेनिफिट तो लिए ही नहीं है। भाई मैंने इसको पी लिया, मैंने नहीं पीना तो उसके मैंने बेनिफिट तो लिए ना, इसका मतलब ये मेरा एक्सपेंस तो हुआ ही नहीं। तो एक्सपेंस और एसेट के बीच में जो फर्क है वो ये है कि हमने बेनिफिट लिए हैं या नहीं लिए। अगर हम किसी भी चीज की पेमेंट करते हैं और उसके हम बेनिफिट ले लेते हैं, बेनिफिट हमने ले लिए हैं, तो वो हमारा कहलाएगा क्या? एक्सपेंस कहलाएगा। और अगर हमने बेनिफिट नहीं लिए हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करना? जब पे कर दो। भाई आप लोगों ने फीस दे दी? बोलो नहीं दी? भाई दे देना यार थोड़ा, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे दे दी तो आपने तो पूरा सिलेबस पढ़ने की फीस दी है ना। क्या आपने सिलेबस पढ़ लिया, कोर्स कंप्लीट हो गया? नहीं सर। तो इसका मतलब आपका वो अभी जो आपने पैसे दिए हैं कितने, 15,000 है, 16,000, 20,000, जो भी अमाउंट है, 20,000 मिसाल के तौर पे, तो वो आपका एक्सपेंस काउंट नहीं होगा। वो अभी आपका क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने उसके बेनिफिट नहीं लिए। सिमिलरली जो आपने फीस दी वो मेरी पॉकेट में आ गई, अब मैं बोलता हूँ ये मेरी इनकम है। क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि आप रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करोगे? जब रिसीव हो जाएगा। तो भाई मेरी जेब में पैसे आ गए, क्या मैं इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता हूँ? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैसे ही कर सकते हो। लेकिन मुझे बताओ, मिसाल के तौर पे कल आके एक बच्चा बोलता है सर मेरी फीस रिफंड करो, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, हम उसको पैसे वापस देते, तो अभी तो मेरे ऊपर लायबिलिटी है ना। क्यों? क्योंकि मैंने उस पैसे के अगेंस्ट सर्विसेज नहीं दी हैं। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की ये दोनों बातें फिर गलत हो जाती हैं कि एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करेंगे? जब पे करेंगे। और रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे? जब रिसीव करेंगे। तो सर फिर एक्चुअल क्या है? सर फिर एक्चुअल आता है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम फॉलो करते हैं। इसको फॉलो करते हैं हम लोग, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। इसके बाद लिख लीजिएगा कि इन एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड, इन एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग expense is recorded when we have taken benefit from it.
In accrual basis of accounting, expense is recorded when we have taken benefit from it, irrespective that we have paid it or not. Irrespective that we have paid it or not. तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से एक्सपेंस कब रिकॉर्ड किया जाता है बच्चों? अच्छा बच्चों इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तुम लोग मेरी हम उम्र ही हो गए, मैं लगता बड़ा हूँ। मैं नहीं भाई, ऐसा नहीं है भाई, 6-8 महीने का फ़र्क होगा और नहीं है। वैसे मैं अब खुद ब खुद ही मैं बड़ा लगता हूँ, वैसे इतना एज का फ़र्क नहीं है यार, मैं अभी 30 का होने वाला हूँ। अच्छा एक दफ़ा सीन हुआ भाई सीन ये हुआ कि वो आपको याद है स्कूल्स वगैरह के अंदर जो है वो एडमिट कार्ड फॉर्म फिल किए जाते हैं, मैंने उसमें डेट ऑफ वो बर्थ ईयर लिख दिया अपना। वो टीचर परेशान, बोला भाई ये क्या लिख के दे रहे हो, तुम तो बड़े हो। मैं कहा एक काम करता हूँ, बर्थ सर्टिफिकेट ला के दिखाता हूँ, देखो उसमें तो झूठ नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो मैं अब नेक्स्ट ईयर 30 का होऊंगा यार, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट CSS के अंदर तो बहुत, जब मैंने पढ़ाया था 2021 में, 22 में और 23 में, तो कुछ स्टूडेंट थे मैं जो मुझसे एज में बड़े थे, तो मैं उनको बच्चों ही बोलता था क्या करें। खैर, तो कहने का मकसद क्या है कि यार कि एक्सपेंस कब रिकॉर्ड किया जाएगा? बोलो भाई, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से एक्सपेंस कब रिकॉर्ड किया जाएगा? जब उसके बेनिफिट हम ले लेंगे, इररिस्पेक्टिव कि हमने पेमेंट करी है या नहीं करी। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। मिसाल के तौर पे मैंने एडमिन में बंदे रखे हुए, मैं इनको सैलरी देता हूं, सैलरी दूंगा, सैलरी एक्सपेंस हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे मैंने इस महीने सैलरी नहीं दी, तो क्या मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करूंगा? साल खत्म हो जाएगा, अब नेक्स्ट ईयर आ गया मेरा, तो जिस साल का एक्सपेंस होता है उस साल तो रिकॉर्ड करना होता है। IAS 1 ये कहता है कि जिस साल का एक्सपेंस होगा उस साल रिकॉर्ड करेंगे, और जिस साल का रेवेन्यू होगा उस साल रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्सपेंस तो हो गया, लेकिन मैंने पैसे तो नहीं दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम इसकी ट्रांजैक्शन को पास करेंगे, इसकी एंट्री पास करेंगे, तो मैं बोलूंगा सैलरी एक्सपेंस डेबिट एंड सैलरी पेएबल क्रेडिट। हम उसकी लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। एक्सपेंस हो गया, पे नहीं किया। आ रही मेरी बात समझ में? तो इसी तरीके से जो भी एडवर्टाइजमेंट, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं जिनके अगेंस्ट आप पेमेंट नहीं करते, उनके अगेंस्ट आप क्या क्रिएट करते हैं? लायबिलिटी क्रिएट करते हैं पेएबल के नाम से। और ये जो एंट्री पास होती है ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से पास होती है। सो एक्रूअल, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करेंगे? जब आप उसके बेनिफिट ले लेंगे, इररिस्पेक्टिव कि आपने पेमेंट करी या नहीं करी। ठीक है ना? अच्छा, सिमिलरली रेवेन्यू के बारे में क्या है? लिखे कि इन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो रिकॉर्डिंग में डबल देखोगे ना? ओके, सो इन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड, इन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड when it is earned. Revenue is recorded when it is earned, irrespective that we have received cash or not. रेवेन्यू कब रिकॉर्ड किया जाता है? जब हम उसको अर्न कर लेते हैं, इररिस्पेक्टिव कि हमारे हाथ में पैसा आया या नहीं आया। इसकी सबसे आसान एग्जाम्पल क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शन क्या होती है? याद है किसी को? क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शन क्या होती है? क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शन होती है अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स। सेल्स तो मेरा रेवेन्यू है, लेकिन जब रेवेन्यू हो गया है, पैसा तो नहीं मिला है, तो मैंने उसके अगेंस्ट क्या डेबिट किया है? अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट किया है। तो अकाउंट्स रिसीवेबल, हम जो ट्रांजैक्शन पास करिए क्रेडिट सेल्स की कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, ये कौन से बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से पास करिए? ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से पास करिए। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलती है? एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करना है? जब पे कर दो। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है? जब रिसीव हो जाए। एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है कि एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करेंगे? जब बेनिफिट ले लेंगे, इररिस्पेक्टिव पेमेंट दी नहीं दी। सिंपल सी, वहां पर एग्जाम्पल के तौर पर पहले को सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेएबल क्रेडिट। और रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे? जब हम उसको अर्न कर लेंगे, इररिस्पेक्टिव कि हमने पेमेंट रिसीव हुई नहीं हुई। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। आ रही है मेरी बात समझ में? अच्छा, मिसाल के तौर पे मुझे एक बात बताओ, मैं एक रेस्टोरेंट में जाता हूँ, वहाँ पे खाना खाता हूँ 2000 रुपए का, ठीक है, और पेमेंट देके आता हूँ, मैं ट्रांजैक्शन क्या पास करूँगा?
या कौन सी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करूंगा? रेस्टोरेंट में गया, ऑर्डर दिया, खाना खाया, पैसे दिए, आ गया वापस, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है? सही है, सिंपल कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। हाँ, रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा, पैसे नहीं दूंगा, बोलूंगा कल दूंगा, परसों दूंगा, ऐसा होता नहीं है। वैसे पैसे दे के आता हूँ, चेक दे दूंगा, आप चेक डाला मिसाल के तौर पर, चेक पे डेट डली हुई 3 दिन बाद की, ठीक है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर एक्रूअल बेसिस होगा, एक्सपेंस हो गया, लेकिन मैंने पैसे फिलहाल नहीं दिए। आ रही मेरी बात समझ में? तो दोनों केसेस के अंदर आपके पास ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंट फॉर करते हैं। एक्चुअली वी विल फॉलो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना, इन अकाउंटिंग। ओके, तो इसी तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर आएंगे, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आएंगे। अच्छा, फिर मिसाल के तौर के ऊपर हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल आ रही है। अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, किसी को पता है? अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है? मैं हर चीज़ के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये जितने दिखने से मासूम लगते हैं, इतने मासूम है नहीं, ये टॉपिक्स खतरनाक है। हाँ भाई, अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है? बोलो 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 बोलो। और देखिए, अकाउंटिंग साइकिल का मतलब क्या, अकाउंटिंग के प्रोसेसेस क्या हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी 2 साल की बेटी है, मैं उसको एडमिशन कराता हूँ स्कूल के अंदर, तो क्या मैं उसको डायरेक्ट सेकेंडरी में एडमिशन करा सकता हूँ? नहीं सर, किधर, अभी तो प्री प्राइमरी जाएगी, फिर प्राइमरी में होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। तो एक साइकिल है ना स्टडी की। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग की भी एक साइकिल है कि सबसे पहले आती है नंबर 1 के ऊपर ट्रांजैक्शन। लिखें, अकाउंटिंग साइकिल के अंदर 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है ट्रांजैक्शन। सेकंड स्टेप हमारे पास आता है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ये एक मिनट यार, एडमिन क्या मैसेज कर रही है जी, दफा करें। तो सबसे पहला हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल के अंदर कौन सा स्टेप आता है? ट्रांजैक्शन। सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम उन ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करना होता है इनटू देयर रेलेवेंट बुक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, जिसमें जर्नल भी बनाते हैं, सेल्स जर्नल भी बनाते हैं, परचेज जर्नल भी बनाते हैं, कैश बुक भी बनाते हैं, बैंक बुक भी बनाते हैं। तो ये सारे कैश रिटर्न जर्नल बनाते हैं, सेल्स रिटर्न जर्नल बनाते हैं, परचेज रिटर्न जर्नल बनाते हैं। तो ये सारे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर पोस्ट करते हैं। तो सेकंड स्टेप पे आता है हमारे पास क्या बेटा? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के आगे ब्रैकेट डाल के लिख लो कैश बुक, कैश बुक लिख ले, परचेज डे बुक लिख ले, सेल्स डे बुक लिख ले, परचेज रिटर्न डे बुक लिख ले, सेल्स रिटर्न डे बुक लिख ले। ये सारी चीजें हमने बनानी होती है, ठीक है ना। अच्छा, ये बुक्स बनाने को पेपर में नहीं आती है, लेकिन बुक्स से रिलेटेड एमसीक्यू लाजमी आता है कि क्रेडिट परचेज कर रहे हैं एसेट के ऊपर, बताओ किधर पोस्ट होगा। अब बच्चा बोल रहा है यार ये क्रेडिट परचेज कर रहा हूँ एसेट के ऊपर, ये किधर आएगा? जर्नल में आएगा। क्या डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन है, किधर आएगी? बोला जर्नल में आएगी, ठीक है। तो वहाँ वो रीजनिंग भी पूछ सकता है कि अगर हम क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शन जर्नल में पास आउट कर रहे हैं, इसको कैश बुक में पास आउट क्यों नहीं कर रहे? तो वहाँ रीजनिंग भी आ सकती है हमारे पास, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो एमसीक्यू दे सकता है अपने पास, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या लिखा? ट्रांजैक्शन का। सेकंड स्टेप क्या लिखा हमने पास? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का। थर्ड स्टेप आता है कि उन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से उनके रेलेवेंट लेजर्स के अंदर पोस्टिंग की जाती है। तो थर्ड स्टेप लिखे लेजर्स, और ब्रैकेट डाल के लिखिएगा टी अकाउंट, उसको नॉर्मली हम टी अकाउंट भी कहते हैं। ठीक हो गई भाई। तो फर्स्ट स्टेप आ गई ट्रांजैक्शन, सेकंड स्टेप आ गया हमारे पास बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, थर्ड स्टेप आ गया हमारे पास लेजर्स। लेजर्स के बाद हम उनके जो बैलेंसेस हैं वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं इनटू ट्रायल बैलेंस। किस में फॉलो करते हैं बेटा? ट्रायल बैलेंस। चलो बताओ कितने टाइप्स के ट्रायल बैलेंस होते हैं? मैं तो ट्रायल बैलेंस ही भूल गया हूँ क्या था। ऐसा नहीं है। कितने टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस है? अच्छा, ऑनलाइन वाले तो गूगल कर लेंगे फटाफट मेरा भाई, कितने टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस है, वो मेरे को चिपका देंगे। बाजी आप तो गूगल नहीं कर रही ना। अच्छा, इंपॉर्टेंट मैसेज है, कर लो कर लो। ओके, हाँ भाई कितने टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस होते हैं?
दो, कौन कौन से? वो तो अलग चीज़ है, एडजस्टिंग एंट्री के बाद बनता है वो तो। ट्रायल बैलेंस होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, एक होता है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के आगे आप ब्रैकेट डाल के लिख लीजिए कि प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस एंड पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। उधर ये उसके फर्दर बाइफर्केशन है प्री क्लोजिंग और पोस्ट क्लोजिंग के, एडजस्टेड और अनएडजस्टेड। वो एडजस्टिंग एंट्रीज के बाद आता है। बेसिक टाइप जो है उधर वो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस होती है, ठीक है। अच्छा, कोई आपसे पूछता है कि भाई प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर कितने अकाउंटिंग के एलिमेंट्स आते हैं और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर कितने अकाउंटिंग के एलिमेंट्स आते हैं? तो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर पांचों एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग आते हैं, एसेट्स भी आता है, इक्विटी भी, लायबिलिटी भी, कैपिटल भी, रेवेन्यू भी। तो पांचों के पांचों एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग किसके अंदर आते हैं? प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर आते हैं। सर फिर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन से अकाउंट आते हैं? सर वही अकाउंट आते हैं जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। इन पांच में से तीन के बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, किस किस के? हाँ भाई, पांच एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर से तीन एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग के बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं हर साल, किस किस के? एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी। तो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर तीन एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग आते हैं, दैट इज एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी। आ रही है मेरी भाषण में? तो प्री क्लोजिंग के अंदर कितने आए? पांचों के पांच आए। उस पांच में से पोस्ट क्लोजिंग के अंदर कितने गए? तीन गए, एसेट्स भी, लायबिलिटी भी और इक्विटी भी। क्यों? क्योंकि याद रखना ये वो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं जो कि कब से शुरू होते हैं? जब से कंपनी बनी होती है, पर हर साल कैरी फॉरवर्ड होते हैं। भाई मिसाल के तौर पे मैंने इस साल 10 करोड़ रुपए का प्लांट लगाया है, कपड़े बनाने की मशीन ली है मैंने 10 करोड़ रुपए की, तो अब जब बुक्स क्लोज करूंगा तो अगले साल वो प्लांट यूज नहीं करूंगा क्या? हाँ सर, उस प्लांट की लाइफ तो 50 साल की है, तो 10 करोड़ रुपए का प्लांट में क्या खत्म कर दूंगा? नहीं ना सर, अगले साल भी यूज होगा। ऐसा ही है, मैं जो कैपिटल लगाया है आज 50 करोड़ बिजनेस के अंदर लगाया, तो अगले साल का बिजनेस बंद हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होंगे ना सारी चीजें। अच्छा, बैंक से लोन वगैरह लिया हुआ था मैंने 20 साल के लिए, ठीक है, अभी लोन के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं एक छोटी सी। बैंक से लोन लिया था 20 लाख रुपए का 20 साल के लिए, तो वो मैंने आज तो पे नहीं किया, 20 साल बाद पे करूंगा, हर साल थोड़ा थोड़ा पे करूंगा, तो लायबिलिटी है या नहीं है? तो इसीलिए एसेट्स, इक्विटी और लायबिलिटी, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग हम पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखते हैं। इसीलिए सुनो, इसीलिए जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखते हैं? एज ऑन दिसंबर 31, 2025 एज ऑन क्यों लिखते हैं? एज ऑन इसीलिए लिखते हैं कि ये कब से शुरू हुए? जब से कंपनी बनी है और आज तक चलते हुए आ रहे हैं, एज ऑन। और इनकम स्टेटमेंट में फॉर द ईयर क्यों लिखते हैं? इनकम स्टेटमेंट में फॉर द ईयर इसलिए लिखते हैं क्योंकि वहां पर सिर्फ दो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग आते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। ये फॉर द ईयर इसलिए होते हैं क्योंकि एक्सपेंस और रेवेन्यू हम उसी को बोलते हैं जो कि उस पर्टिकुलर ईयर का होता है, इसीलिए इनकम स्टेटमेंट में हमेशा फॉर द ईयर लिखा हुआ होता है और बैलेंस शीट पे एज ऑन लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो वापस चलते हैं ट्रायल बैलेंस के ऊपर। ट्रायल बैलेंस कितने तरीके के थे बेटा? दो तरीके के थे, एक प्री क्लोजिंग, एक पोस्ट क्लोजिंग। एक्सपेंस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, बिल्कुल उधर। प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर पांचों एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग आते हैं, पोस्ट के अंदर सिर्फ तीन आएंगे, एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी। पोस्ट के अंदर सिर्फ तीन आएंगे। अच्छा जी, ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस के बाद हम लेके आएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ट्रायल बैलेंस के बाद कहां लेके आएंगे बेटा हम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर लेके आएंगे। अब मुझे एक बात बताएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी तरीके के होते हैं? कौन कौन सी? तीन से ज्यादा है, वैसे तीन से ज्यादा है। कौन कौन सी है? एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, ठीक है ना। अच्छा, एक होता है बैलेंस शीट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस एंड इक्विटी, और बाजू का हम एक बना रहे होते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, ठीक है ना। तो पांच एलिमेंट्स, पांच होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो हमारे पास आते हैं। हमारे सिलेबस में कितने हैं? हमारे सिलेबस में सिर्फ तीन है,
इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखो मैं लास्ट में लिख के दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमारे पास जो है वो सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं, इनकम स्टेटमेंट आता है, बैलेंस शीट आता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। एनी मसला? वैसे जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया था कि अकाउंटिंग आते हैं उनमें काफ़ी मसला है भाई। अभी अकाउंटिंग में आप लोगों ने कहाँ पढ़ी थी? तो बीबीए किए हुए को 200-300 साल हो गए, 6 साल हो गए बीबीए किए हुए। इसका मतलब 40 साल की उम्र में बीबीए हुआ था, आज 46 हो गए भाई। एज लिमिट है ना अभी भी। अच्छा अब देखा, चलो 4 साल पीछे कर लो, 42 हो गए। ओके, तो कहने का मकसद क्या है कि मैं थोड़ी मोटी तफरी करता रहूँगा आप लोगों से, ठीक है ना। अच्छा, ख़वातीन से मैं थोड़ी सी ऐसी तफरी कम करता हूँ कि पता नहीं किस बात पर बुरा मान जाए, ठीक है। तो इसलिए लड़कों से मैं थोड़ी तफरी कर लिया करूँगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें नहीं पता चली होंगी या भूल गए होंगे, बाय द टाइम आपको रिकॉल हो चुकी होंगी, ठीक है ना। अब हम चलते हैं ये वाले एरिया की तरफ, मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब अगेन टेस्ट अनाउंस हुआ, मैथमेटिक्स का एरिया अनाउंस हुआ, मैथ्स एंड लॉजिक्स लिख दिया, बस 25 MCQs। वो भाई मैथ्स एंड लॉजिक में पूछोगे क्या ये भी तो बताओ। कोई मसला नहीं, हमने अपने सोर्सेज से निकलवा लिया डेटा। तो उसमें क्या है भाई, क्या मैथ्स के अंदर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर वो एरिया कवर करेंगे हम जो सेट और जी मैट के अंदर कवर होता है। बहुत से बच्चे जो ए लेवल्स करते हैं फिर वो सेट का एग्जाम अपना देते हैं, ठीक है ना। तो वो वाला एरिया हमने बस कवर करना होगा। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है और कोई इसमें टेक्निकलिटी नहीं है ज़्यादातर। और ख़ास तौर पे ये बात है कि इसमें जो हमने सॉल्व करना है ना वो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है। कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है ना आपको एग्जाम में। तो यहाँ पे जब बच्चा फंसता है, जब उसको बेसिक चीज़ों में वो डेसिमल के तौर के ऊपर करना होगा, ठीक है ना, या फ्रैक्शंस आएंगे उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, तो वहाँ पर हम लोग फंसते हैं। क्योंकि अब तो हम कैलकुलेटर के आदी हो चुके हैं ना, सीधा सीधा कैलकुलेटर किया, मेरा भाई ये आंसर आया, चलो अल्लाह हाफिज़। सोर्सेज से लास्ट 2 ईयर्स के पेपर्स भी निकलवाए। लास्ट ईयर का मैथ्स मुश्किल था। देखो मैं सारी बातें जो ना वो रिकॉर्डेड नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ बातें हैं जो कि मैं आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर रिकॉर्डिंग ऑफ करके बता दिया करूँगा। लेकिन रिकॉर्डिंग ऑफ करने में एक मसला ये आता है कि ऑनलाइन का माइक म्यूट हो जाता है। ये सीए के अंदर ही मेरा, जब भी मुझे कोई कॉन्फिडेंशियल बात करनी होती है क्लास में, तो ऑनलाइन वाला सिस्टम ना खुद ब खुद हैंग हो जाता है, तो ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज़ ही नहीं जाती। खैर मैं बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, तो देखो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है, ये वही बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल यार। लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यूनिट्स की कन्वर्जन हमारे पास आएगी, रेशियोज, परसेंटेजेस हैं, प्रोपोर्शन वगैरह है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी वगैरह हमारे पास है, और एस्टिमेशन है पॉपुलेशन पैरामीटर के हिसाब से। ज्योमेट्री का भी थोड़ा सा एरिया है, ट्राइंगल वगैरह हो जाए, वो भी हमने देखना। तो यहाँ पे स्पेस नहीं था तो इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो इसकी भी आप लोग पिक्चर ले लो ताकि ये भी आपके पास हो। वैसे तो मैं PDF से शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ ग्रुप पर, लेकिन आप अपने पास भी नोट फाइनेंशियल, हाँ। अच्छा अब देखो, अगर मिसाल के तौर के ऊपर फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स IFRS के बारे में पूछा, या IAS के बारे में पूछा, या इनफैक्ट IFRIC के बारे में पूछा, तो मुझे बताने का कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मसला ये कि वो स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा हैं कि उनको बताने के लिए कम से कम भी मेरे पास जो है ना 4 महीने का गैप होना चाहिए, 3 से 4 महीने होने चाहिए। वो स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं आपको किसी ना किसी तरीके से कंपनसेट कर दूँ। अच्छा मुझे बताओ, संडे को क्लास लेने में कोई मसला तो नहीं है ना? है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे पास चूंकि टाइम लिमिट का थोड़ा सा बैरियर है, तो इस संडे नहीं रखते, अगले संडे मैं इंशाल्लाह आप लोगों की रखा करूँगा क्लास 5-5 घंटे की। अच्छा वो 5 घंटे स्ट्रेट, अरे भाई 5 घंटे वो स्ट्रेट नहीं होगी। मिसाल के तौर पर 12 से 5 रखी तो 12 से 2 या 2:30 करेंगे, 2:30 बजे लंच का और नमाज का ब्रेक करेंगे, फिर 3 बजे रिज्यूम करेंगे ताकि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, फिर 3 से 5 कंडक्ट कर लिया करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि असल में सारा मसला ये है कि देखो इकोनॉमिक्स का एरिया कम है, IT का एरिया कम है। अच्छा ये आप लोगों की फरमाइश के ऊपर होगा, बोलोगे तो रखूंगा, नहीं बोलोगे तो मैं नहीं रखूंगा। ये टोटल आप लोगों की उसके ऊपर चलेगा हिसाब किताब। ऑनलाइन तो मसला नहीं है।
तो कहने का मकसद ये है बेटा कि चूंकि मेरे पास एरिया ज़्यादा है, टाइम लिमिटेशन कम है। सर तारिक ने आपको पहले ही बताया था कि टाइम लिमिटेशन, ओरिएंटेशन नहीं ना आप लोगों ने, टाइम लिमिटेशन हमारे पास वैसे ही है, तो मैथ्स का एरिया भी वीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है यार। अच्छा देखो, प्रिपरेशन कराने की ज़रूरत क्या है? सबसे पहली बात तो ये आती है, आप हम प्रिपरेशन करें क्यों भाई? सिलेबस है, मैंने दे दिया, चलो पढ़ लो घर में खुद ही, इंटरनेट मौजूद है सबके पास, सब कुछ है, सब कुछ आ जाता है। लेकिन मसला ये है ना कि हमने जो भी सिलेबस चीज़ें पढ़ी वो काफ़ी टाइम पहले पढ़ी, भूल गए। पेपर में जो चीज़ें आ रही हैं, अब जैसे मिसाल के तौर के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पूछा, बोला IAS 7 क्या है। अब किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा IAS 7 या पढ़ा तो भूल गया, ठीक है ना, या कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, या IAS 10 क्या है, या IAS 1037 क्या है, तो भाई पता ही नहीं कुछ बच्चे को। तो कहने का मकसद क्या है कि हमें थोड़ी सी मेहनत इस पेस के अंदर ना लाजमी करनी होगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि क्लासेस आपकी डेली बेसिस के ऊपर रखूँ। अच्छा, हम करेंगे ये कि ऑल्टरनेट क्लासेस रखेंगे। ऑल्टरनेट क्लास का मतलब क्या? एक दिन अकाउंटिंग रखेंगे और एक दिन हम मैथ्स का एरिया रखेंगे, या हम जो है वो 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस अकाउंटिंग रख लेंगे, 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस हम जो है वो उसके ऊपर रख लेंगे, मैथ्स के ऊपर रख लेंगे, ठीक है, ताकि एक टॉपिक कवर भी हो जाए हमारा। ऐसा ना हो कि एक दिन अकाउंटिंग का आधा पढ़ लें, फिर अगले दिन मैथ्स आ गया, फिर अगले दिन अकाउंटिंग आ गया, तो ना अकाउंटिंग सही से चल पा रहा है ना मैथ्स सही से चल पा रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। अगर टॉपिक 2 क्लासेस में या 3 क्लासेस में खत्म होगा तो टॉपिक खत्म करके फिर नेक्स्ट कोर्स पे आ जाएंगे। और सैटरडे संडे को तो माइंड बना लो कि मैं आप लोगों को लाजमी बुलाया करूंगा बड़ी क्लासेस के लिए। एनी मसला ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा? चलो मैथ्स का बताओ, मैथ्स में बताओ, मैथ्स में कौन सा एरिया स्टार्ट करें? मैंने कहा था आप लोगों की फरमाइश पे स्टार्ट करेंगे। कौन सा एरिया मैथ्स में स्टार्ट करें? सर कोई भी स्टार्ट करा दे भाई, क्या है? परसेंटेजेस एंड रेशोज, इनइक्वालिटी। कल की क्लास किस टाइम पर है? अकाउंट्स 10। ये आपका नाम क्या है भाई? अच्छा मैं बोलता हूँ थोड़ा कुछ अच्छा टॉपिक उठाओ। परसेंटेजेस, रेशोज, ये तो बिल्कुल ही बेसिक सी चीज़ है यार, करेंगे। लेकिन लीनियर इक्वेशन, सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी अच्छा चैप्टर है। अकाउंट्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी अच्छी चीज़ है। हाँ भाई बताएं, आप लोग बताएं क्या बोलते हैं, कौन सा टॉपिक उठाना चाहिए? हाई लेवल की मैथ्स करनी भी नहीं है भाई हमने, मैंने वो मैथ्स नहीं करानी जो मैं CA में कराता हूँ। बेसिक से स्टार्ट करें, पर डिफ़िकल्टी करते जाएंगे। चलो फिर एक काम करते हैं कि हम जो है वो लीनियर इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशंस की टाइप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा अकाउंटिंग का सीन कुछ ऐसा है बेटा कि कोशिश ये करेंगे कि अकाउंटिंग की जो बेसिक वाला अकाउंटिंग वाला एरिया है वो जल्द से जल्द हम समराइज़ कर सकें, ठीक है ना। मसला नहीं है जीशान, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो बेसिक अकाउंटिंग वाला एरिया है वो जल्द से जल्द हम लोग रिवाइज कर सकें, ताकि जिन्होंने पढ़ी हुई है और जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई दोनों सेम पेज के ऊपर आ जाए, और फिर टोटल हम अपने पास जो है वो MCQs के फॉर्म में सीख लेंगे सारी चीज़ें। अच्छा बहुत से बच्चों का ये कंसर्न था, मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ कि रिकॉर्डेड हमें मिल जाए हिसाब किताब हमारा, तो हम खुद पढ़ लेंगे उसमें। तो रिकॉर्डेड मैंने शायद मिस्टर तारिक ने आपको बताया है कि रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा आपके पास, पुरानी अटैम्प्ट के लेक्चर्स भी। लेकिन पुरानी अटैम्प्ट के लेक्चर्स और नए अटैम्प्ट के लेक्चर्स जो हम मंडे से शुरू करने जाएंगे उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है ना। वो मटेरियल तो तुम्हारे पास है ही है, कुछ एडिशनल मटेरियल जो मैंने पूरा रिसर्च करी है अपने पास। शाहनवाज कोई मसले वाली बात नहीं है डियर, कर लेंगे। तो कुछ मटेरियल जो मैंने पूरे ड्यूरिंग द ईयर, लास्ट ईयर से लेकर अब तक जो मैंने बनाया है, हम उसको ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि वही एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अकाउंटिंग सिलेबस का मटेरियल प्रोवाइड करेंगे क्योंकि अकाउंटिंग वीक है, बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे भाई फरहान। सिलेबस एंड मटेरियल सब चीज़ें होंगी आपके पास, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग रजिस्टर्ड हो जाओ, ताकि रजिस्टर्ड ग्रुप में शेयर होगा। अच्छा एक मिनट, एक बात मैं और बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते वो भी टेक्स्ट कर रहे होते हैं कि अकाउंटिंग का मटेरियल या मैथ्स का मटेरियल, इकोनॉमिक्स का मटेरियल हो जाए। तो मटेरियल सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो कि रजिस्टर्ड होंगे, और मटेरियल किसी बच्चे को इंडिविजुअली शेयर नहीं होगा, सिर्फ रजिस्टर्ड ग्रुप में शेयर होगा, ताकि रजिस्टर्ड बच्चे के पास एक्सेस हो उसका। अगर कोई बच्चा रजिस्टर्ड भी हो वो भी मुझे मैसेज करेगा, तब भी मैं उसको बोलूँगा भाई ग्रुप पे जाओ, ग्रुप पे जाके मांगो,
ठीक है। तो ग्रुप आप लोगों ने फोकस करना है ग्रुप के ऊपर, और प्लीज़ ग्रुप के ऊपर जो है ना वो इधर उधर की बातों से ज़रा परहेज करिएगा, रजिस्टर्ड वाले ग्रुप के ऊपर, क्योंकि फिर वो एक कहानी करनी शुरू होती तो फिर वो ऐड हो के पता चलता है सुबह मैं उठ रहा हूँ 1500 मैसेजेस, 1200 मैसेजेस, 1600 मैसेजेस। अबे भाई जो है लॉजिकल रीजनिंग वाला एरिया जो है ना वो हम सबसे एंड में कवर करेंगे, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा टेक्निकल होता है, फिर वो माइंड से हमारे निकल जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि लॉजिकल रीजनिंग वाला एरिया लास्ट ईयर भी सबसे एंड में करवाया था, और इस साल भी मेरा इरादा यही है कि हम लॉजिकल रीजनिंग वाला एरिया जो है ना वो सबसे एंड में कवर करेंगे। बहुत सारे उसमें एरियाज हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी है, क्रिटिकल रीजनिंग वाला एरिया भी है, तो बहुत सारे एरिया उसके अंदर है, इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे। टेस्ट की एक्सपेक्टेड डेट फिलहाल अभी अनाउंस नहीं हुई है शाहनवाज, और एक्सपेक्टेड डेट ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल होती है ना ये वाली SRB से रिलेटेड, ये सर तारिक तुम्हें गाइड करेंगे, मैं भी उन्हीं से पूछता हूँ। पोस्ट के लिए है, बिल्कुल ऐसा है अफजा। अच्छा, मैथ्स वाली जो क्लासेज होंगी वो दोनों बैचेस के लिए हैं, 16 ग्रेड के लिए भी और 14 ग्रेड के लिए भी। सर पेपर आप अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। कौन सा पेपर भाई, ये कौन से पेपर की बात कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट्स देने के बाद, एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल करवाने के बाद, क्योंकि देखो अकाउंटिंग में तो कॉम्प्रिहेंसिव सवाल होता है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव सवाल टेस्ट में नहीं आता, टेस्ट में MCQs आते हैं, लेकिन वो MCQs कॉम्प्रिहेंसिव सवाल से ही उठ के आते हैं। जब तक मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको ये नहीं बताऊंगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेटा कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी होता है, जब तक हम उसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव 2-3 सवाल नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि डेप्रिसिएशन अगर रिवर्स हो रही है तो क्यों हो रही है। वहाँ तो डेप्रिसिएशन रिवर्स का MCQ आ रहा है, तो कॉम्प्रिहेंसिव 1-2 सवाल करने के बाद फौरन से हम किसके ऊपर आ जाएंगे, MCQs के ऊपर आ जाएंगे, ताकि MCQs की प्रिपरेशन आपके पास हो। ठीक है। लास्ट ईयर भी मैथ्स के ऊपर मैंने कोई 60-70 के करीब एग्जाम फोकस MCQs दिए थे, और इस दफ़ा कोशिश ये होगा कि मैं अराउंड 100 के करीब आप लोगों को MCQs दूंगा टोटल मैथ्स अकाउंटिंग वाले एरिया के ऊपर। ठीक है ना। मैथ्स की तो मैं बुक्स शेयर कर दूंगा जो रेलेवेंट बुक्स होंगी, और साथ साथ अपना मटेरियल भी शेयर कर दूंगा, आप लोगों ने दोनों देखना होगा। ठीक है। वैसे तो मेरा जो मटेरियल होगा मैथ्स का वही आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे ने मजीद प्रैक्टिस करनी है तो मैं मजीद भी बुक्स भी जो है ना ग्रुप पे PDF डाल दूंगा, तो आप उससे ही मजीद देख सकते हो अपने ऊपर, कोई मसला नहीं है। तो भाई डन हो गया फिर अपने पास कि हमने मैथ्स वाले एरिया के अंदर कहाँ से स्टार्ट करना है अपने पास बेटा, लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले एरिया से। ठीक है। तो ज़रा एक काम आप लोगों का है अब कि कल का चूँकि गैप आपके पास आ रहा है, तो प्लीज़ कल के दिन में ज़रा सा थोड़ा सा रिसर्च कर लेना कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है ना, ताकि कल थोड़ा सा इसके ऊपर हमारे पास टाइम कम लगे। ठीक हो गया। देखो यार मेरी जो कैंपस के ऊपर अवेलेबिलिटी होती है वो 3 बजे के बाद होती है। 3 से ऊपर मैं क्लास नहीं लेता, क्योंकि मैं दूसरा कॉलेज पढ़ाता हूँ, मैं सुबह वहाँ होता हूँ। ठीक है ना। 3 बजे के बाद से, अब जैसे मंडे को मिसाल के तौर पर मैंने आपकी क्लास रखी है 3 से 4। ठीक है। फिर 4 बजे के बाद मैं अवेलेबल तो हूँ कैंपस के ऊपर, लेकिन मैं CA की क्लासेस दे रहा हूँ, तो मैं इसी तरीके चलाऊँगा कि 3 बजे के बाद ही मेरी क्लासेस हो। पहले आपकी क्लास रख दूंगा, पहले CA वालों को रख दूंगा, तो वो इस तरीके से कर लेंगे। या आप लोग बताओ कि किस टाइम के ऊपर कन्वीनियंट है क्लास लेने का। 5 के बाद रखूँ, 5 से 6 रख दूँ, फिर 6 से रख दूँ, है भाई 5 से 6 रख देता हूँ। या एक काम करता हूँ, तो मैक्सिमम यहाँ पे कब तक आ जाओगे, बस एक काम करते हैं ना 5:30 से 6:30 रख देते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे ना, वह मसला नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो उसमें होगा ये कि मेरे लिए भी आसानी है कि पहले मैं CA वालों को करा दूंगा और फिर मैं आप लोगों की क्लास रख दिया करूँगा। पहले मैं यही करता था कि 5 से 7 लेता था क्लास। पिछले साल मैंने जो क्लास ली है SSTO की वो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं ले जाता था क्लास ना, लेकिन अब एक काम करते हैं कि 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक क्लास रखते, ताकि आप लोगों के लिए कन्वीनियंट रहे आना। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी शाहनवाज।
5 तो 6 इस ओके सर, मगरिब होती है 6 बजे। अरे मगरिब को थोड़ा सा लेट पढ़ लेंगे यार, क्या मसला है। मैंने ही पढ़नी होगी, थोड़ा सा पढ़ लेंगे आगे पीछे करके, ठीक है ना। किसी का और कोई सवाल भाई? किसी का कोई सवाल नहीं है, सब खुश हैं आप लोग? अभी तो बेटा शुरू हो रही है कहानी, सबर करो, मंडे से पता चलेगा। बेसिक का पीडीएफ वगैरह, और जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी वो क्लास में आएगा, बस कोई मसले वाली बात। देखो आप लोगों के 2 काम हैं, एक घर से उठ के इधर तशरीफ लेके आना, मैं आपके घर पे तो नहीं आऊँगा लेने के लिए, प्लीज़ घर से उठ के यहाँ लेके आना है। और दूसरा काम ये है कि जो पढ़ाया जाए वो करो, जो दिया जाए वो लाजमी करो, बस इसके अलावा और कोई काम नहीं है आपका, ठीक है ना। अब नोट्स हों, असाइनमेंट्स हों, क्विज़ेस वगैरह हों, अच्छा मैं जैसे ही टॉपिक एंड करूँगा फटाफट क्विज़ रखूँगा। क्विज़ आप लोगों ने लाजमी देना, क्योंकि क्विज़ से बच्चा भागता है जो कि बिल्कुल बेवकूफ़ी करता है। क्विज़ होती है हमारी एनालिसिस के लिए कि यार हमने मेहनत करी, टॉपिक पढ़ा, बिल्कुल सही पढ़ा, जो होमवर्क मिला वो भी कर लिया, लेकिन फिर भी क्विज़ में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो जब क्विज़ में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो पेपर कैसे पास होगा फिर मेरा। तो क्विज़ेस में जैसे ही टॉपिक एंड होगा उसके फ़ौरन नेक्स्ट डे क्विज़ रखूँगा, तो क्विज़ आप लोगों ने लाजमी देना होगा, ठीक है ना। जो फिजिकल आएंगे फिजिकल उनके लिए क्विज अरेंज होगा, जो ऑनलाइन वाले होंगे तो ऑनलाइन उनके लिए पोर्टल के ऊपर क्विज अरेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ऑनलाइन में कितने बच्चे ऐसे जो कि कराची से बिलोंग करते हैं भाई? कोई भी नहीं है कराची से, बाकी सब कहाँ से हैं भाई? आप लोगों में से इंटीरियर सिंध में से कौन कौन है? ओके, लाल दीनों ने ऐसे भाई अकाउंट स्टैंड, आप तो कराची से हो तो फिर कैंपस आ जाओ भाई, हैदराबाद, खैरपुर, दादू। ओके, तो लास्ट ईयर भी हुआ ये था कि मैं थोड़ा सा पढ़ा के थोड़ी बहुत मैंने सिंधी सीख ली थी। इस साल मुझे थोड़ी सी और उम्मीद है कि मज़ीद मैं सीख लूँगा। सर टाइमिंग क्या है कैंपस की? कल क्लास नहीं है बच्चे, कल क्लास नहीं है, मंडे को क्लास होगी। कचरा हाल आए? नहीं कचरा हाल नहीं है भाई, मैं सही, अल्लाह का शुक्र है हाल मेरे सही है। वो बच्चा कह रहा है कचरा हाल आए, कचरा हाल नहीं है भाई मेरे, बिल्कुल सही हाल है। हाँ अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं केड़ा नहीं, वो कचरा लिखा है, सीवी है भाई वो। ओके, कचरा नहीं पूछ रहा कैसा है, ओके। तो बस इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर मंडे को मुलाकात करते हैं। टाइमिंग हमारी सेट हो गई है 5:30 से 6:30, ठीक है। लीनियर इक्वेशन एंड आप लोगों के ग्राफ का लीनियर इक्वेशन और उसकी टाइप्स प्लीज़ देख के आना है, थोड़ा बहुत टाइम मिले तो करके आना, ठीक है ना। चलो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, कल मुलाकात, परसों मुलाकात करते हैं।